राजनीति विज्ञान कक्षा 12। राजनीति विज्ञान का पाठ्यक्रम देखने जा रहे हैं हम बच्चों। राजनीति विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, खंड अ और खंड ब। खंड अ जो है आपका, उसमें मूल अवधारणाएं दी गई हैं। ठीक है, मूल अवधारणाओं के अंतर्गत सबसे पहली इकाई है आपकी प्रमुख अवधारणाओं में न्याय, शक्ति, सत्ता, वेदता, धर्म और स्वतंत्रता और समानता। ठीक है, न्याय, शक्ति, सत्ता, वेदता, धर्म, स्वतंत्रता और समानता। तो प्रथम इकाई का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। ये आपकी फर्स्ट इकाई है, दिख रहा है आपको, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे न्याय के बारे में। खंड अ, राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणाएं। ठीक है, प्रमुख इकाई फर्स्ट, प्रमुख अवधारणाएं, जिसमें हम पढ़ेंगे जस्टिस। सबसे पहले देखिए आप, न्याय की अवधारणा यानी कि कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, प्लेटो का बहुत ही प्रसिद्ध जो है ये न्याय की अवधारणा बहुत ही प्रसिद्ध रही है। साथ ही आप प्लेटो की पुस्तक के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि बोर्ड में आपके प्लेटो की पुस्तक पूछी गई है। ठीक है, सबसे पहले हम न्याय के बारे में, प्लेटो के विचार क्या हैं, फिर इस पाठ में हम प्लेटो के साथ उसके स्टूडेंट यानी उसके विद्यार्थी अरस्तु के बारे में भी पढ़ेंगे कि वो क्या कहता है। वो प्लेटो से उसके विचार थोड़े अलग ही होंगे। ठीक है, तो आप आइए सबसे पहले शुरू करते हैं हम न्याय की संकल्पना, न्याय की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, न्याय की संकल्पना प्राचीन काल से ही राजनीतिक चिंतन का प्रमुख विषय रही है। पश्चिमी परंपरा के अंतर्गत न्याय के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए मुख्यतः न्यायपरायण व्यक्ति अर्थात सद्चरित्र मनुष्य के गुणों पर आधारित है। सद्चरित्र मनुष्य के गुणों पर आधारित माना जाता है। इसमें उन सद्गुणों की तलाश की जाती थी जो व्यक्ति को न्याय की ओर प्रवृत्त करते हैं। ठीक है, सद्गुणों की तलाश की जाती है जो व्यक्ति को किसकी ओर प्रवृत्त करते हैं, न्याय की ओर प्रवृत्त करते हैं। भारतीय परंपरा में भी मनुष्य के धर्म को प्रमुखता दी गई है। आप जानते हैं, हमने पुरुषार्थ पढ़े हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसमें मनुष्य के लिए धर्म की ज़्यादा महत्वता दी गई। इन दोनों ही परंपराओं में मनुष्य के कर्तव्य पालन पर बल दिया गया है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना है, अतः कर्तव्य पालन पर बल दिया गया। प्रत्येक मनुष्य द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय है। ठीक है, यद्यपि आधुनिक चिंतन में न्याय की परिभाषा में परिवर्तन आया। न्याय जो है वो प्रत्यय की व्याख्या अलग अलग विचारकों के अपने अपने ढंग से करने का प्रयत्न किया है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, पाश्चात्य चिंतन में राजनीतिक चिंतन में न्याय के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए सर्वप्रथम प्रयास यूनानी दार्शनिक और राजनीतिज्ञ प्लेटो ने किया। ठीक है, प्लेटो एक यूनानी दार्शनिक भी है और एक राजनीतिज्ञ भी है, और न्याय के अर्थ को स्पष्ट करने का पहला प्रयास जो है वो प्लेटो ने ही किया था। ठीक है, प्लेटो ने अपने दर्शन में न्याय प्रत्यय को मनुष्य का आत्मीय गुण माना। क्या माना? मनुष्य को आत्मीय गुण माना प्लेटो ने क्या कहा कि प्लेटो ने कहा कि न्याय जो है वो मनुष्य की अपनी आत्मा का एक गुण है, एक आत्मीय गुण माना है प्लेटो ने इसको। वो कहता है कि न्याय जो है वो सद्गुण है। ठीक है, न्याय क्या है? सद्गुण है, जिससे प्रेरित होकर मनुष्य सबकी भलाई में अपना भला ढूंढता है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है? प्लेटो ने कहा है कि न्याय जो है वो मनुष्य का आत्मीय गुण माना है, और वो ये कहता है कि न्याय ऐसा सद्गुण है जिससे प्रेरित होकर मनुष्य अपनी भलाई में अपना भला ढूंढता है, या सबकी भलाई में अपना भला ढूंढता है, यानी सबका भला अपना भला मानता है। प्लेटो से लेकर अब तक के जितने भी चिंतक आए, उन्होंने न्याय को महत्वपूर्ण और नैतिक प्रत्यय माना है। अगर हम सही मात्रा में बात करें तो न्याय क्या है? न्याय व्यक्ति का एक निजी चारित्रिक सद्गुण है। न्याय क्या है? व्यक्ति का एक निजी चारित्रिक सद्गुण है।
वहीं दूसरी तरफ न्याय जो है वो राजनीतिक समाज का वांछनीय गुण है। क्या है? न्याय क्या है? व्यक्ति का निजी चारित्रिक गुण। समझ में आ रही है बात आपको? व्यक्ति का निजी चारित्रिक गुण है न्याय, ठीक है। वही अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो न्याय जो है वो राजनीतिक समाज का वांछनीय गुण माना गया। राजनीतिक समाज का वांछनीय गुण भी माना गया है न्याय को। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, न्याय नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक निर्णय को प्रभावित करने वाला तत्व है बच्चों। इसके मामले में एक ईसाई विचारक है जिनका नाम है अगस्टाइन। क्या नाम है? अगस्टाइन और एक्विनास। तो अगस्टाइन और एक्विनास जो ईसाई विचारक है, इन्होंने भी न्याय की अपने ढंग से व्याख्या की है। इन्होंने न्याय को अपने तरीके से प्रदर्शित किया, व्याख्या की है। आधुनिक चिंतन के प्रारंभिक चरण में होब्स, कार्ल मार्क्स, कांट, मिल ने अपने चिंतन में न्याय को प्रमुख स्थान दिया है। कौन कौन है आधुनिक चिंतन के शुरू में? होब्स है, ह्यूम है, कार्ल मार्क्स है, कांट है और मिल है। इन्होंने अपने चिंतन में न्याय को प्रमुख स्थान दिया। समकालीन विचारकों में जॉन रोल ने न्याय को नवीन स्वरूप प्रदान किया है। ठीक है, न्याय को नवीन स्वरूप प्रदान किया है। समकालीन विचारकों में जॉन रोल्स ने न्याय को नवीन स्वरूप में प्रस्तुत किया। अब हम मेन हेडिंग पढ़ेंगे कि प्लेटो ने न्याय के विचार क्या दिए। कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, प्लेटो के कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, न्याय संबंधी विचार। तो आइए इन्हें और अच्छे तरीके से समझने की प्रयास करते हैं। प्लेटो का न्याय से क्या मतलब है? सबसे पहले प्लेटो जो है वो न्याय से क्या मतलब बताता है। प्लेटो का न्याय से तात्पर्य, तो देखो आप, प्लेटो का न्याय से तात्पर्य है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना। ठीक है, अपना कार्य करना, समझ में आ रहा है आपको? अपना निर्दिष्ट कार्य करना, ठीक है, अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना ही प्लेटो ने न्याय बताया है। फिर प्लेटो ने न्याय को जो है एक मौलिक सद्गुण कहा है। क्या कहा है? प्लेटो ने न्याय को एक मौलिक सद्गुण माना है, कार्डिनल माना है, मौलिक सद्गुण, कि ये मनुष्य में एक मौलिक सद्गुण होना चाहिए। हम सभी अपने अपेक्षित हितों को साधने में सहायक बने। इसके बाद एग्ज़ाम में, बोर्ड में आपकी बुक पूछी गई है, प्लेटो की पुस्तक का नाम बताइए आप। तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक लिखी है रिपब्लिक। क्या नाम है? रिपब्लिक। ठीक है, प्लेटो की पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। और रिपब्लिक में न्याय को समझाने के लिए पुस्तक यानी वॉल्यूम लिखे हैं इसने, पुस्तक 2, 3, 4। तो पुस्तक 2, 3, 4 में काफ़ी रोचक विश्लेषण करता है। ठीक है, वे सबसे पहले सामाजिक और राजनीतिक न्याय की धारणा को व्यक्तिगत रूप से या व्यक्तिगत न्याय से अलग करने की चेष्टा करता है, क्योंकि प्लेटो कहता है कि सामाजिक और राजनीतिक न्याय व्यक्तिगत न्याय से अलग है। सामाजिक और राजनीतिक न्याय व्यक्तिगत न्याय से अलग है, क्योंकि आपने ऊपर ही पढ़ा है कि प्लेटो न्याय को सद्गुण मानता है, मौलिक मानता है, कार्डिनल मौलिक सद्गुण मानता है। ठीक है, ये कहता है कि व्यक्ति को जो कार्य मिला है अपने उस कार्य को करे, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे। यही प्लेटो की नज़र में न्याय है। ठीक है, यही प्लेटो की नज़र में क्या है? न्याय है। फिर देखिए आप, एक और विचारक है अपने, जिनका नाम है इबेनस्टीन। क्या नाम है? इबेनस्टीन। इबेनस्टीन ने क्या लिखा है कि न्याय के विचार विमर्श में प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के सभी तत्व निहित है। न्याय के विचार विमर्श में प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के सभी तत्व निहित है। ठीक है, न्याय के विचार विमर्श में प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के सभी तत्व निहित है और ये व्यक्तिगत दर्शन को अलग मानता है। तो इबेनस्टीन की परिभाषा आप वापस बोलेंगे मेरे साथ। न्याय के विचार विमर्श में प्लेटो के
राजनीतिक दर्शन के सभी तत्व निहित है, सभी तत्व निहित है। ठीक है, आगे देखिए, प्लेटो न्याय के दो रूप मानता है। ठीक है, पहला तो रूप मानता है व्यक्तिगत न्याय और दूसरा रूप मानता है सामाजिक या राजनीतिक न्याय। पहला तो मांगता है व्यक्तिगत न्याय, दूसरा सामाजिक या राजनीति संबंधी न्याय। प्लेटो की मान्यता थी कि मानवीय आत्मा में तीन तत्व पाए जाते हैं। बहुत अच्छे से समझें आप, क्योंकि ये थॉट्स पढ़ रहे हैं, हम विचार पढ़ रहे हैं कि प्लेटो के क्या विचार है। तो प्लेटो का क्या मानना है, उसकी मान्यता थी कि मानवीय आत्मा में तीन तत्व, मनुष्य की जो आत्मा है ना, उस मनुष्य की आत्मा में तीन तत्व पाए जाते हैं। कौन से? सबसे पहले बुद्धि, फिर शौर्य और फिर तृष्णा। तो प्लेटो ने न्याय के दो रूप माने हैं, व्यक्तिगत और दूसरा सामाजिक या राजनीतिक न्याय। और प्लेटो की मान्यता है कि मनुष्य की जो आत्मा है, मानव की जो आत्मा है, उसमें तीन तत्व पाए जाते हैं। उन तीन तत्वों में सबसे पहले आपकी बुद्धि है, उसके बाद आपका शौर्य है और उसके बाद आता है आपकी तृष्णा। क्योंकि जब आपकी मनुष्य की तृष्णा खत्म हो जाती है ना, तो फिर मनुष्य कोई भी काम करने के लिए आगे नहीं सोच पाता है। अगर वो ज़िंदगी में संतुष्ट होकर बैठ जाता है, तृष्ट होकर बैठ जाता है, तो फिर वो आगे कार्य करना बंद कर देता है। अतः हर मनुष्य में एक तृष्णा होनी चाहिए ताकि वो उसको काम करने के लिए आगे बढ़ाती रहे। फिर आप देखिए, इन तीन तत्वों की मात्रा के अनुसार वह राज्य और समाज में तीन वर्ग स्थापित करता है। यानी अपनी बुद्धि के आधार पे, शौर्य के आधार पे और अपने तृष्णा के आधार पे राज्य और समाज में तीन वर्ग स्थापित करता है। सबसे पहला वर्ग कौन सा है? देखो, सबसे पहला वर्ग है शासक वर्ग। तो जो शासन करता है उसमें बुद्धि ज़्यादा होती है, इसलिए शासक वर्ग जो है एक प्रकार से बौद्धिक वर्ग मान सकते हो आप। बुद्धि का अंश शासक वर्ग में ज़्यादा होता है। दूसरा आता है आपका सैनिक वर्ग। सैनिक वर्ग को आप रक्षक वर्ग भी कह सकते हैं, क्योंकि सैनिक वर्ग का काम क्या है? शौर्य और साहस तत्व की अपेक्षा ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, सैनिक वर्ग या रक्षक वर्ग में शौर्य ज़्यादा पाया जाता है। और तीसरा आता है आपका सहायक वर्ग या उत्पादक वर्ग, जिसमें इंद्रिय तृष्णा और इच्छा तत्व की अधिकता ज़्यादा पाई जाती है। बात समझ में आ रही है आपको? मानवीय आत्मा में तीन तत्व पाए जाते हैं, बुद्धि के बाद आता है शौर्य और शौर्य के बाद आती है तृष्णा। बुद्धि सबसे ज़्यादा जो है वो तीन वर्ग में बांटी गई है। तो तीन वर्गों में सबसे पहला शासक वर्ग है जिसमें बुद्धि ज़्यादा होती है। उसके बाद आपका आता है सैनिक वर्ग या रक्षक वर्ग जिसमें शौर्य ज़्यादा होता है। और तीसरा आता है आपका उत्पादक वर्ग या फिर आपका सहायक वर्ग, जिसमें इंद्रिय तृष्णा इच्छा तत्व की अधिकता ज़्यादा पाई जाती। सभी मनुष्यों में तीनों तत्व न्यूनाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु जिस तत्व की मात्रा प्रधान रूप से पाई जाती है वही उसके सद्गुणों को प्रवृत्त करता है। यानी जिस गुण में, जिस वर्ग में ज़्यादा मात्रा होगी, सद्गुणों को सबसे ज़्यादा वही प्रवृत्त करेगा, वही चलाएगा, उसी में सबसे ज़्यादा गुण होंगे। प्लेटो न्याय को आत्मा का मानवीय सद्गुण मानता है। प्लेटो क्या कहता है कि प्लेटो की नज़र में न्याय जो है वो आत्मा में निहित न्याय का विचार है, आत्मा का सद्गुण है, मानवीय सद्गुण है प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। मानव आत्मा का मानवीय गुण मानता है प्लेटो न्याय को, क्योंकि अगर आपके हृदय में इस प्रकार की न्याय की भावना नहीं है तो आप बेकार माने जाएंगे, आप में कोई गुण नहीं माना जाएगा। प्लेटो के अनुसार आत्मा में निहित न्याय का विचार वास्तव में राज्य में निहित न्याय का सादृश्य है। जिस प्रकार व्यक्ति, इसको समझने की कोशिश करिए, जिस प्रकार व्यक्ति की आत्मा में विद्यमान न्याय व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को परस्पर संतुलित करता है, उसी भांति राज्य में व्याप्त न्याय समाज के तीन वर्गों में सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है, राज्य में जो न्याय है वो समाज के तीनों वर्गों में सामंजस्य स्थापित करता है। प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसके लिए वह प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक समर्थ या उपयुक्त है। प्रत्येक व्यक्ति को क्या कह रहा है? प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसके लिए वो प्राकृतिक रूप से समर्थ है। समझ में आई बात आपको? अब आप आगे समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कहना चाह रहा है प्लेटो। जिस प्रकार व्यक्ति की आत्मा में विद्यमान न्याय
व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को संतुलित करता है, उसी प्रकार राज्य में जो व्याप्त न्याय है वो समाज के तीनों वर्गों को संतुलित करता है, सामंजस्य स्थापित करता है। प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसके लिए वो प्राकृतिक रूप से समर्थ है। इस प्रकार राज्य के तीनों वर्गों को अपने अपने कार्य, अपनी अपनी परिधि, अपने अपने कार्य क्षेत्र की परिधि में ही कार्य करना चाहिए। यानी शासक वर्ग अपने एरिया में रहकर कार्य करेगा, सैनिक वर्ग अपनी सीमा में रहकर कार्य करेगा और उत्पादक वर्ग जो है वो भी अपनी लिमिट में रहकर कार्य करेगा। तो तीनों वर्गों को अपने अपने निर्दिष्ट कार्य क्षेत्र की परिधि में रहकर कार्य करना चाहिए। दूसरों के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप, यानी कई बार हम बोलते हैं ना, दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए या बिना किसी के मामले में हस्तक्षेप किए कार्य करो, यही न्याय है। तो दूसरों के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप को प्लेटो व्यक्ति और राज्य दोनों के लिए अनिष्टकारी मानता है। प्लेटो कहता है कि अगर दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं तो उसके लिए प्लेटो व्यक्ति और राज्य दोनों के लिए अनिष्टकारी मानता है। इन तीनों तत्वों की उपस्थिति के अनुपात में ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार आचरण करना चाहिए। क्या कह रहा है कि जब आप में ये तीनों तत्व होंगे उपस्थित तो व्यक्ति जो है वो अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार आचरण करना शुरू करेगा और दूसरों के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। साधारण लैंग्वेज में अगर मैं आपसे बात करूं तो न्याय क्या है बच्चों? प्लेटो के अनुसार न्याय है कि आपको जो कार्य मिला हुआ है, निर्दिष्ट कार्य, आप अपना कार्य करें और दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप ना करें, टांग नहीं अड़ाए। ये सिंपल लैंग्वेज में मैं बोल रही हूँ, यही बात आपको समझ जानी है। इस प्रवृत्ति को प्लेटो न्याय की संज्ञा देता है, इसी को प्लेटो न्याय बोलता है। ठीक है, प्लेटो ने अपना सिद्धांत दिया है न्याय का सिद्धांत। प्लेटो ने अपने सिद्धांत का नाम क्या रखा है? न्याय का सिद्धांत। ठीक है, सबसे पहले देखिए, दूसरों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप को प्लेटो व्यक्ति और राज्य दोनों के लिए अनिष्टकारी मानता है, दुखदायी मानता है। इन तत्वों की उपस्थिति के अनुपात में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता और क्षमता के अनुरूप आचरण करना चाहिए, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस प्रवृत्ति को प्लेटो न्याय की संज्ञा देता है। प्लेटो ने अपने न्याय के सिद्धांत को एक नैतिक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया, न कि कानूनी सिद्धांत के रूप में। प्लेटो ने कहा मेरा न्याय का सिद्धांत एक मॉरल सिद्धांत है, एक मॉरल थ्योरी है, ना कि एक कानूनी सिद्धांत है। ठीक है, उनका न्याय सिद्धांत कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। काम करो, दूसरों के मामलों में नहीं बोलें, जो प्रत्येक व्यक्ति को समाज के प्रति विशेष योगदान के लिए प्रेरित करता। न्याय सिद्धांत जो है एक स्पेशल सिद्धांत है प्लेटो का, और ये व्यक्ति को समाज के लिए कार्य करने के लिए जोर देता है, व्यक्ति को समाज में अपनी भूमिका निभाने के लिए जोर देता है, विशेष योगदान देने की बात करता है प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। फिर देखिए,